हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो फूड पाइप मतलब कि इसोफेगस का फंक्शन क्या रहता है, और हमने स्टमक का फंक्शन भी पढ़ा था, और हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के भी बारे में पढ़ा था, और आज हम उसके बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। तो फिर दोस्तों और आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, और हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब हर्बिवोरस एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, और हम डायरिया जो कि एक डिसीज़ है वो डिसीज़ कैसे बनती है और वो कैसे स्प्रेड होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। The partially digested food now reaches the lower part of small intestine, where the intestinal juices complete the digestion of all component of food। मतलब दोस्तों the partially digested food मतलब हमारा जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। पार्शियली मतलब आधा। हमारा फूड आधा डाइजेस्ट होता है स्टमक में, और जब वो आधा डाइजेस्ट होता है स्टमक में उसके बाद में वो हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में मतलब नीचे वाले हिस्से में मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो इंटेस्टाइनल जूस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है बाइल जूस, और वो बाइल जूस सीक्रेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन बाइल जूस सीक्रेट होता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है दोस्तों। और जब वो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब वो फैट को डाइजेस्ट करने में मतलब फैट को स्मॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। और दोस्तों जब वो सारा फूड डाइजेस्ट होता है तब वो सारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारी जो प्रोसेस है मतलब हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है जो कि आधी स्टमक में हुई थी और आधी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। मतलब दोस्तों हमने हमारे इस लेसन के पहले ही पार्ट में ये पढ़ा था कि जो फूड रहता है वो हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स को भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जब वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ रिएक्ट होता है तब वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंपलर सब्सटेंस रहता है वो है सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। मतलब दोस्तों हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जो ग्लूकोज है एक सिंपलर सब्सटेंस है। मतलब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज है, और फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब दोस्तों जो फैट है जो कि एक कंपोनेंट ऑफ फूड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड को हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं दोस्तों। तो फिर फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और फैटी एसिड उसका सिंपलर सब्सटेंस है। और प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है मतलब कि वो कंपोनेंट ऑफ फूड है, और जब वो कंपोनेंट ऑफ फूड है इसलिए हम उसे खाएंगे, और वो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और जब वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तब उसका सिंपलर सब्सटेंस होता है एमिनो एसिड। मतलब दोस्तों प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और एमिनो एसिड उसका सिंपलर सब्सटेंस है दोस्तों। ये सब आप ध्यान में रखिए क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो फिर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ जो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब दोस्तों जो डाइजेस्टेड फूड मतलब दोस्तों जो फूड स्टमक में से आधा डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हुआ है
वो बाद में ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट होता है। उसी को ही यही वो फर्स्ट सेंटेंस हमें बताता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। मतलब दोस्तों जिस प्रोसेस में हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और ट्रांसपोर्ट होता है बाद में ब्लड वेसल्स में, उसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner wall of small intestine have the thousands of finger-like outgrowths। मतलब दोस्तों जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस इनर वॉल में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर से, ऐसे बहुत सारे थाउजेंड स्ट्रक्चर से, मतलब एक आउटग्रोथ है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है और वो बहुत यूजफुल रहती है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ मतलब दोस्तों वो हमारे फिंगर जैसे, मतलब हमारे उंगली जैसे होती है। हमारे उंगली का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके ही जैसा वो आउटग्रोथ रहता है। उसी आउटग्रोथ को हम कहते हैं विली। तो फिर दोस्तों जो विली रहती है वो क्या रहता है कि एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ रहता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट रहता है। ये दोस्तों आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। मतलब दोस्तों क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो विली है, मतलब जो कि एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन हो सकता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर चलिए देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब दोस्तों जो विली है, मतलब जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वो क्या करता है कि जो सरफेस एरिया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ाता है, जिसके कारण अगर आपका फूड ज़्यादा होगा, मतलब अगर कभी आपने ज़्यादा फूड खाया हो तो फिर आप उस फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सको। इसलिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है उसका यही फंक्शन रहता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाना या तो उसका सरफेस एरिया कम करना। और ये सरफेस एरिया बढ़ाना और कम करना क्यों करता है विली? ये करता है क्योंकि आपका जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विली, मतलब जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो ये करता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। मतलब दोस्तों हर एक विली को एक छोटा सा, एक पतला सा एक नेटवर्क रहता है। मतलब बहुत सारे विलीज को लेकर, बहुत सारे ब्लड वेसल्स को लेकर उनका एक नेटवर्क बनता है। मतलब जो वो नेटवर्क बनता है वो नेटवर्क किनके बीच है? वो नेटवर्क विली और ब्लड वेसल्स, जो कि विली जो है वो अपने सरफेस के बहुत ही करीब जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनके आपस में एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जिसके कारण जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है वो उसमें पास होता है और बाद में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मतलब दोस्तों जो विली क्या करता है वो सरफेस एरिया तो बढ़ाता है और उसके साथ वो क्या करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वो भी वो कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड वेसल्स to different organs of the body where they are used to build the complex substances such as the proteins required by the body। मतलब दोस्तों जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है, विली जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या करता है कि वो ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब चाहे वो लेग हो, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो अलग अलग ऑर्गन्स हो, उस ऑर्गन्स में वो लेके जाता है। अभी वो ऑर्गन्स में क्यों लेके जाता है दोस्तों? अभी ऑर्गन्स में वो इसलिए लेके जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स रहती है, और हमारे जैसे कि हमें फूड लगता है खाने के लिए, वैसे ही सेल्स को भी फूड लगता है और इसीलिए
ब्लड वेसल्स वो फूड सेल्स तक ले जाता है, और जो सेल्स को फूड रिक्वायर्ड है, मतलब लगता है, नेसेसरी है, ज़रूरत, वो जो सेल्स को फूड की ज़रूरत है, वो सेल्स वो ब्लड वेसल्स से फूड अलग करके वो फूड खाते हैं, मतलब अपना डाइजेशन कर लेते हैं उस फूड का, और जिसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स है, मतलब हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, वो अच्छे से काम करने लगते हैं। और दोस्तों वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हैं। और अगर हमारे सेल को फूड नहीं मिला, तो फिर अगर आपको कहीं चोट लगी हो, तो फिर वो जल्दी से जल्द वो आपकी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेल ही आपको रिक्वायर, मतलब वो आपको रिकवर कर सकती है। इसलिए दोस्तों आपको जो फूड है वो अच्छा खाना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब दोस्तों जो ऐसी प्रोसेस जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब दोस्तों क्या है इस एसिमिलेशन? एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा जो फूड है वो फूड ब्लड वेसल्स के बाद में वो हमारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकलकर हमारे ब्लड वेसल्स में आता है। और एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा जो ब्लड वेसल्स में से आया हुआ फूड है वो फूड हमारे बॉडी के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। मतलब दोस्तों सेल्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एक सिंपलर सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ओके, तो फिर सेल क्या करता है कि जो ग्लूकोज रहता है उस ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब वो ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने में, मतलब जो कंपोनेंट्स रहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूट, उनको अलग अलग करने के लिए यूज़ करता है, मतलब हेल्प करता है। और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और वाटर को बाहर निकलता है। मतलब दोस्तों आप जब भी देखते हो, आप क्या करते हो कि आप सांस लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज रहता है वो आपके सेल्स में जाकर आपके ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर आपको बाहर, मतलब डालने को यूज़फुल रहता है दोस्तों। तो फिर और उसके साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है दोस्तों। एनर्जी रिलीज कैसे होती है? जब भी आप खाना खाने के बाद कौन सा भी काम करते हो, चाहे वो आप चलते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप टीवी देखते हो, जो भी आप काम करते हो उस काम में वो एनर्जी रिलीज होती है। और इसके कारण हमारे बॉडी को हर एक, मतलब 1-2 घंटे के बाद आपको फूड चाहिए रहता है, और इसीलिए हमें फूड की इतनी रिक्वायरमेंट रहती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब दोस्तों, मतलब हमारे बॉडी में जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है, मतलब जो कि वो डाइजेस्ट ना हुआ हो, या तो वो एब्जॉर्ब ना हुआ हो, या तो वो वेस्ट हो, उस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं, मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो फिर दोस्तों अभी हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब दोस्तों अभी आप देखिए, आपको नाम से पता चल गया, मतलब आपने अगर पहली बार स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम सुना होगा, तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात ध्यान में रखिए, बहुत ही यूजफुल बात है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन ए लेंथ। मतलब दोस्तों हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पढ़ी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की तो लेंथ है सिर्फ 1.5 मीटर। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है। Its function is to absorb water and some salts
फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। मतलब दोस्तों अभी लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी में का एक ऑर्गन है। तो फिर जैसे कि हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन रहता है, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो वाटर रहता है, मतलब जो फूड में जो वाटर रहता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ वो फूड में प्रेजेंट सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो फूड कौन सा फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as a semi solid feces। मतलब दोस्तों जो रिमेनिंग वेस्ट है, मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट निकाल लिया, और जो बाकी का जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद वो हमारे एनस से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। द feces facial matter is removed through the anus from time to time। दिस इज कॉल्ड इजेशन। मतलब दोस्तों इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आने के बाद, मतलब हमारे सभी बॉडी पार्ट से फूड आने के बाद वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या करता है कि उस फूड में से वाटर और सॉल्ट अलग कर देता है, और बाद में अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में स्टोर करता है, और रेक्टम में से वो एनस से एक्सक्रीट आउट होता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप इन सब प्रोसेस को ठीक से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी हम बढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब हार्बिवरस एनिमल्स, क्योंकि बताए दोस्तों आपको पता है कि जो हार्बिवरस एनिमल्स रहते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ ग्रास खाते हैं, उसी को हम हार्बिवरस कहते हैं। ये बात को आपको पता ही होगी। तो फिर हार्बिवरस एनिमल में डाइजेशन कैसा होता है अभी हम देखेंगे। हैव यू ऑब्जर्व cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating। मतलब दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि जो काउज और बफेलोज, मतलब काउ मतलब गाय और बफेलो मतलब भैंस, जो भैंस, ये सब जो एनिमल्स रहते हैं, ये एनिमल्स एक हार्बिवरस एनिमल्स है जो कि सिर्फ घास खाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स एंड फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये एनिमल्स क्या करते हैं कि वो ग्रास खाने के बाद भी, मतलब वो अपना फूड खाने के बाद भी वो अपना जो माउथ रहता है वो माउथ हमेशा चबाते रहते हैं, मतलब हमेशा अपना माउथ वो हिलाते रहते हैं। वैसा क्यों होता है दोस्तों? तो फिर उसी क्वेश्चन का आज हमें उसका आंसर मिलेगा। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रुमेन। मतलब दोस्तों वो क्या करते हैं कि जब भी वो फूड खाते हैं वो उस फूड को क्विकली सॉलो करते हैं। स्वॉलो मतलब निगलना दोस्तों, और वो निगलते हैं क्विकली, मतलब वो जितना ज़्यादा उनको खा सके वो खाते हैं, मतलब वो निगलते हैं। और जब वो नीचे कहीं पर उन्हें बैठने को मिलता है, जब वो रेस्ट करते हैं, उस टाइम पर वो अपना फूड बाद में अपने माउथ तक लाते हैं स्टमक में से, और बाद में उसे वो चीव करते हैं। और उनके स्टमक को हम क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। उनको हम कहते हैं रुमेन। वो जो रुमेन है दोस्तों, वो एक रुमेन उनके बफेलोस, काउस, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनका स्टमक में का एक पार्ट है। तो फिर दोस्तों अभी हम देखेंगे कि डायरिया जो कि एक डिसीज़ है, बहुत ही बड़ी डिसीज़ है, वो कहाँ से बनती है और क्यों बनती है। Sometime you may have experienced that the need to pass watery stool frequently। This condition is known as diarrhea। मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके गांव में, या तो आप अगर किसी गांव में रहते होगे तो फिर आपके बाजू में जो नाली है, या तो आप अगर किसी हॉस्पिटल में गए होगे तो फिर आपको पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे डायरिया के पेशेंट्स हैं। अब डायरिया के पेशेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि डायरिया एक ऐसी डिसीज़ है जो कि गंदा वाटर, मतलब पोल्यूटेड वाटर पीने के बाद
मतलब डायरिया तैयार होता है। तो फिर दोस्तों जो डायरिया जो डिसीज़ है वो एक वाटर बॉर्न डिसीज़ है दोस्तों। ये बात आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिए। इट में कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। मतलब दोस्तों जो डायरिया रहता है वो इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन से भी होता है। ओके दोस्तों, तो फिर आपको अगर पता है कि आपको मतलब अगर आपने कुछ गंदा खा लिया, तो फिर जो डायरिया है वो आपको हो जाता है। मतलब आपको एसिडिटी हो सकती है, या तो आपका पेट दर्द कर सकता है। इसी को हम डायरिया कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। मतलब दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। अब ये कॉमन इंडिया में क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में जो गरीब बच्चे रहते हैं, उन गरीब बच्चों को अगर खाने को नहीं मिला तो फिर वो क्या करते हैं, कहीं पर गिरा हुआ खाना खाते हैं, जो कि पॉइजनस हो सकता है, जो कि दूसरे एनिमल्स ने टेस्ट किया होगा, तो फिर वो बहुत ही पॉइजनस हो सकता है, जिसके कारण उनकी जान भी जा सकती है। तो फिर दोस्तों जो डायरिया जो डिसीज़ है बहुत ही खतरनाक डिसीज़ है, और वो ज़्यादातर इंडिया में ही होती है, और पर्टिकुलरली अमोंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ही ज़्यादातर होती है, क्योंकि बच्चों की चिल्ड्रंस की इम्यूनिटी कम होती है। अंडर सर्व कंडीशन इट कैन बी फैटल। दिस इज बिकॉज ऑफ excessive loss of water and salts from the body. Diarrhea should not be neglected. मतलब दोस्तों आप डायरिया को कभी भी निगलेक्ट मत करो, मतलब आप उसे कभी भी दुर्लक्ष्य मत करो। आपको अगर पेट दर्द कर रहा होगा तो फिर आप तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डायरिया डिसीज होने के बाद आप मर भी सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये डायरिया डिसीज़ को आप कभी भी दुर्लक्ष्य मत करो। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. मतलब दोस्तों डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको डॉक्टर ORS सॉल्यूशन देते हैं। ORS सॉल्यूशन मतलब रहता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब आपको जो डॉक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपको ठंडे पानी में सॉल्ट थोड़ा डालते हैं और शुगर थोड़ा डालते हैं, और वो आपको पिलाने में देते हैं, जिसके कारण आपको जो डायरिया है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको घर पर भी कभी ऐसा डायरिया होता होगा, तो फिर आपका पेट दर्द कर रहा होगा, तो फिर आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ले सकते हैं, मतलब ORS ले सकते हैं, जो कि करना बहुत ही ईजी है। आप बॉइल्ड या तो कोल्ड वाटर ले सकते हैं, उसमें आप सॉल्ट डाल सकते हैं और थोड़ा शुगर डाल के उसे डिज़ोल्व करके आप 1 ग्लास पी लीजिए, जिसके कारण आपका जो दर्द है वो तुरंत कम हो जाएगा। तो फिर दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो आज अच्छा लगा हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और आपके फैमिली के साथ, और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए बाय बाय, और मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। बाय।